हेलो गाइस, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल साइंस टीम में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं आती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य रिलेटेड कौन कौन से रोग है और उन लोगों का निदान किस प्रकार किया गया है, और ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसको अपन बंध्यता बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपाय साइंस के अंदर आए हैं, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में इन सभी की बात करने वाले हैं। एक वीडियो में चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करें कि एग्जाम में कितने नंबर का चैप्टर आने वाला है। तो ये चैप्टर मात्र है कितने नंबर का, 2 नंबर का। और इस 2 नंबर के अंदर एक तो आएगा आपके क्या, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक, वो आएगा एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1.5 नंबर का। और एक आएगा इसके अंदर आपके कौन सा, अति लघुत्रात्मक, तो वो आएगा आपके कितने नंबर का, 1/2 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर टोटल ये जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। अब अपन बात करें जनन स्वास्थ्य कहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो अपन इसी चीज की बात करें, जनन स्वास्थ्य है क्या। तो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम क्या है, WHO। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका जो मुख्यालय है, उसका मुख्यालय वैसे आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसके अनुसार, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है कि जनन स्वास्थ्य की जो भी फैक्टर है, जो भी इसके मतलब मूलभूत कारक है, उनमें वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वो कौन कौन से, जैसे कि व्यक्ति किस रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, और किस रूप से, सामाजिक रूप से कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य। और ऐसा समाज जिसमें जनन स्वास्थ्य रिलेटेड सभी समस्याओं का ध्यान रखा जाता है, सभी लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं, ऐसा जो समाज है वो एक स्वस्थ समाज कहलाता है, ठीक है। ये तो कुछ डेफिनेशन की बात हो गई, WHO की फुल फॉर्म वगैरह की बात हो गई, इसने क्या बताया है। उसके बाद में अपन बात करें कि इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्या अपने सामने अभी आप मेरे को देखने को मिलती है, तो अपन उनकी बात करते हैं। ये है आपके सामने कुछ समस्या है, किससे रिलेटेड, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड। देखो क्या क्या है। सबसे पहले है इसमें क्या, यौन शिक्षा की कमी। यौन शिक्षा का मतलब होता है कि सेक्स एजुकेशन की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों को जानकारी देना, विद्यालय में यौन शिक्षा की कमी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये क्या करती है, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को क्या देती है, बढ़ावा देती है। कुछ लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो विद्यालय में इस चीज पर बात करने में थोड़ी सी शर्म आते हैं, पता नहीं किस चीज की उनको शर्म आती है, हिचकिचाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या बच्चे बात नहीं कर पाते खुल करके। तो इससे क्या होता है, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो इसका रीजन है वो ये है क्या, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में जनसंख्या का बहुत ज्यादा होना, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ना। तीसरा है लैंगिक परीक्षण। आप जानते ही हो कि जब जो बच्चे होते हैं भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो कुछ अज्ञान माता पिता द्वारा क्या किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, लैंगिक परीक्षण किया जाता है, लड़का है या लड़की है, और उसके बाद में उसकी कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ये वाला ये समस्या अपने समाज में बहुत ज्यादा फैल रही है। पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। नेक्स्ट ये हो गया। चौथा है क्या, जनन अंगों से संबंधित ज्ञान की कमी। क्यों, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं अपने, उनके बारे में लोगों के अंदर ज्ञान की क्या है, कमी है। जिनके पास बायोलॉजी है वो इन चीजों के बारे में लगभग जानते हैं। उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी इनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग हैं उनमें जनन अंगों से संबंधित ज्ञान की क्या है, कमी है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसमें गर्भ निरोधक संबंधी क्या, अज्ञानता। और इस अज्ञानता की वजह से ये चीज होती है क्या, जनसंख्या विस्फोट की। वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, गर्भ निरोधक होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो लैंगिक भेदभाव करते हैं, लड़का और लड़की में अंतर वगैरह करना। तो ये भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से एक प्रमुख है, और ये आपके हो ही चुका है क्या, कन्या भ्रूण हत्या। तो ये सब क्या है,
जनन स्वास्थ्य के अंदर आने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं जो आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अब इनके निवारण के लिए भारत सरकार ने अलग अलग समय पर कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों की अपन बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। बात करें इसकी तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, तो 1951 में अंदर इसको चलाया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में। इसका जो साइन था, चिन्ह था, प्रतीक था, वो प्रतीक क्या था? लाल त्रिकोण, यानी कि लाल रंग का त्रिभुज। और इसके बाद में 1977-78 में इसका जो नाम है वो नाम बदलकर क्या कर दिया? परिवार नियोजन। और 51 में इसका जो नाम था वो क्या था उस समय? परिवार कल्याण। नेक्स्ट है क्या इसमें? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नाम ही दे रखे, अपने नाम याद रखने। नेक्स्ट है इसमें क्या? शहरी परिवार कल्याण योजनाएं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगी? फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, या प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ भारत सरकार द्वारा चलाए गए क्या है कार्यक्रम। अब इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट है वो ये है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कभी कभी आप टीवी में देखते हो ऐड आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो ऐड आते हैं उससे रिलेटेड, जनन स्वास्थ्य रिलेटेड, उसमें लास्ट में जल्दी से लाइन बोल के जाता है, ठीक है, कि परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समझ में नहीं आता कई बार आधी बात, ठीक है। तो वो जो कार्यक्रम सारे चलाए गए हैं, वो एड जो दिया गया है वो इस कार्यक्रम के तहत दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है? यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। जनन आयोग के जो लोग हैं उनको यौन शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है। लैंगिक जो भेदभाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। जो कन्या भ्रूण हत्या या लैंगिक परीक्षण या लिंग की जांच वगैरह के जो केस होते हैं उन सबकी निदान या उनको रोकने का काम जिम्मा सारा किसका है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें कि इसके अंदर टॉपिक आता है आगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है उल्व भेदन परीक्षण, मतलब भ्रूण की क्या करना? जांच। अब ये जो चलाया गया था उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस, वो चलाया तो सही काम के लिए गया था। कैसे? उसमें भ्रूण के अंदर कोई विकृति है, कोई रोग है, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए? जांच हो जाए। लेकिन कई लोग इसका क्या करते हैं? गलत फायदा उठाते हैं। कैसे? उस एमनियोसेंटेसिस से क्या कर लेते हैं? वो भ्रूण के लिंग की जांच कर लेते हैं। तो उससे लिंग की जांच होने के बाद में जब पता चलता है कि लड़का है या लड़की, तो फिर उसकी कन्या भ्रूण हत्या वाले केसेस सामने देखने को मिलते हैं अपने को। तो फिर उसको क्या कर दिया गया? इसके द्वारा बैन कर दिया गया। लेकिन अपन क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, ठीक है, तो उसकी अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन के रूप में भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें अपने एमनियोसेंटेसिस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? उल्व परीक्षण। क्या किया जाएगा इसमें? क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसके द्वारा अल्ट्रासाउंड तकनीक होती है, जिसको अपन सोनोग्राफी भी बोलते हैं, उसके द्वारा भ्रूण की क्या देखी जाती है? स्थिति देखी जाती है कि भ्रूण कहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है? एक सिरिंज के द्वारा, इसकी सहायता से, एक सिरिंज की सहायता से लगभग कितना? 15 से 20 ml क्या निकाला जाता है? एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव क्या होता है? ऐसा द्रव होता है जो भ्रूण को चारों तरफ से सुरक्षित रखता है, ठीक है। उस एमनियोटिक द्रव को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाता है। और जो 15 से 20 ml एमनियोटिक द्रव निकालते हैं, इसका फिर आगे क्या करवाया जाता है? जैव रासायनिक परीक्षण किया जाता है। अब इस जैव रासायनिक परीक्षण में इसकी गुणसूत्रों वगैरह की जांच करके भ्रूण के अंदर कोई रोग तो नहीं है, भ्रूण के अंदर कोई विकृति तो नहीं है, उसकी क्या की जाती है? जांच। ये तो था इसका लाभकारी उपयोग, ऐसा इस चीज के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग इसका यूज कर लेते हैं किसमें? लैंगिक परीक्षण के अंदर। तो इसलिए इस एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये था आपके एमडीएस जो आपको 1.5 नंबर के एक लगभग 7 क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि क्यों करवाते हैं, इसको प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया है, इसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत तो ये सब जो काम चल रहे हैं वो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ही चल रहे हैं। ये क्या क्या किए गए हैं। ऐसे ही एक संस्था है कौन सी, सीडीआरआई। सीडीआरआई का पूरा नाम है यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जो कहां पर है, लखनऊ में, लखनऊ यूपी। तो वहां पर एक क्या बनाई गई है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाई गई है, एक गर्भ निरोधक दवाई बनाई गई है जिसका नाम क्या है, सहेली, जिसको केवल एक बार ही लेना पड़ता है। ठीक है, कि बाकी जो दवाई आती है अपन आगे बात करेंगे उनको प्रतिदिन लिया जाता है, लेकिन ये ऐसी दवाई है जिसको केवल 28 दिन की अवधि के दौरान, 21 दिन की अवधि के दौरान केवल एक बार ही लेना पड़ता है, जो एक किसका काम करती है, गर्भ निरोधक का काम करती है। तो ये जो दवाई बनाई गई है वो भी जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत बनाई गई। ये कुछ काम किए गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की, जिनमें आते हैं क्या, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में बहुत तेजी से क्या होना, वृद्धि होना। और जनसंख्या विस्फोट से आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, संसाधनों की कमी आती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारे कारण है। अपन कोई भी कारण उठाकर अगर देखेंगे किसी भी चीज का, वो लास्ट में इनडायरेक्टली वो किस पर डिपेंड होगा, जनसंख्या वृद्धि पर डिपेंड होगा, जनसंख्या विस्फोट पर डिपेंड होगा। अब इस जनसंख्या वृद्धि के अंदर कुछ परिभाषाएं आती है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर। ठीक है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं आती है जनसंख्या विस्फोट के अंदर। फिर उसके बाद में अपन बात करें इस जनसंख्या विस्फोट को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए गए हैं। उपाय अपनाने में सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, गर्भ निरोधक। तो अपन आगे बात करने वाले किसकी, गर्भ निरोधक। ठीक है, जन्म नियंत्रण के उपायों में या कह सकते हैं अपन गर्भ निरोधक के उपायों में अगर अपन बात करें, किसकी विधियों की बात करें, तो सबसे पहले आती है इसमें क्या, प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि ऐसी विधियां है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी औषधि या कह सकते हैं कोई भी डिवाइस इसमें काम में नहीं ली जाएगी, एकदम नेचुरली इसमें क्या होगा, गर्भ निरोध होगा। जैसे इसके अंदर पहला बात करें अपन, तो पहले टॉपिक का नाम है क्या, आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब क्या है, अपने को पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो कौन से दिन होता है, 14वें दिन। अब इस 14 दिन में 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद तक अगर मैथुन क्रिया नहीं होती है, इंटरकोर्स नहीं होती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है कि इस दौरान ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, अंडाणु अंडाशय निकलकर फेलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में आ जाता है। तो लगभग कहाँ तक, 10वें से लेकर अगर 17वें दिन तक मैथुन क्रिया अगर नहीं हो रही है, इंटरकोर्स अगर नहीं हो रहा है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आवधिक संयम, कुछ अवधि तक संयम रखा जा रहा है, मैथुन क्रिया नहीं हो रही है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा आता है इसमें क्या, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब होता है कि मैथुन क्रिया के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान अगर जो सीमन होता है, वीर्य होता है, अगर उसको योनि के बाहर ही स्खलित कर दिया जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा है इसके अंदर स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनावर्तन का मतलब होता है कि जब तक जो माता होती है उस शिशु को स्तनपान यानी कि दुग्ध पिलाती है, तब तक उसके अंदर आर्तव चक्र, अनआर्तव यानी आर्तव चक्र नहीं होता, मेस्टर साइकिल में नहीं होती है। अगर मेस्टर साइकिल नहीं होगी तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इस दौरान अगर मैथुन क्रिया होती है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो 3 विधियां है, ये तीनों ही आपकी कौन सी विधियां है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधियां है। अब इनके कुछ लाभ भी है तो इनकी कुछ हानि भी है। लाभ तो ये है कि इनके कोई दुष्परिणाम नहीं है, ना किसी दवाई का ना किसी औषधि का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ हानि भी है। क्या, ये विश्वसनीय नहीं, सीधी सी बात। जैसे ये 10वें दिन से 17वें नहीं आगे पीछे हो जाए तो इसलिए क्या नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने कौन सी, प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधियां, इनके कुछ लाभ और हानि। नेक्स्ट अपन दूसरी विधि की बात करें इसी के अंदर, तो दूसरी विधि आती है कौन सी,
दूसरी विधि आती है कौन सी, बैरियर। बैरियर बोल दो या फिर अवरोध, जिसके अंदर शुक्राणुओं को मादा जनन अंगों तक क्या कह सकते हैं, अंडाणु तक पहुंचने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं क्या, सबसे पहले निरोध, जिनको बोलते हैं अपन क्या, कॉन्डोम। पता है अपने को क्या होते हैं कि रबर या किससे बने होते हैं, लैटेक्स के बने होते हैं, जिनको जो पुरुष होते हैं वो शीशन को ढकने में काम में लेते हैं, जिससे कि शुक्राणु मादा जननांगों तक नहीं पहुंचे। और ये जो निरोध होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। और मार्केट में आजकल मादा के लिए भी या कह सकते हैं स्त्रियों के लिए भी वर्तमान में निरोध मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा आता है इसमें गर्भाशय ग्रीवा टोपी, इसको बोलते हैं वॉल्व। ये क्या करती है या क्या होती है कि इसको मादा जनन अंगों के अंदर गर्भाशय में लगाया जाएगा, गर्भाशय को ढक लेगी, जिससे कि क्या होगा कि जो शुक्राणु है आगे मादा जनन अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसमें क्या, गर्भाशय गिरवा टोपी। तीसरी आती है इसके अंदर क्या, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या होगा कि जब अपन इन चीजों का यूज में लेंगे, तो जैसे कि मान लो अपन निरोध यूज में ले रहे हैं, तो उसके साथ में क्या, शुक्राणु नाशक क्रीम या जेली का क्या किया जाएगा, उपयोग। यानी एक ऐसी क्रीम या जेली यूज में ली जाएगी जो शुक्राणु को क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो इसलिए इसकी वजह से ये वाले और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, विश्वसनीय हो जाते हैं। तो तीन विधियां हो गई, पहली प्राकृतिक, दूसरी बैरियर, तीसरी कौन सी आपकी का, रासायनिक उपाय। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पर आती है आपकी, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम आता है क्या, आईयूडी। तो देखो नेक्स्ट आपके पास में क्या, आईयूडी। आईयूडी की अपन फुल फॉर्म की बात करें तो आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको अंतः गर्भाशय युक्तियां। अंतः गर्भाशय युक्त यानी ऐसी युक्तियां, ऐसी डिवाइसेस जो किसमें लगेगी, यूटेरस में लगेगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि इसी के अंदर सबसे पहले आती है औषधि रहित आईयूडी। औषधि रहित में किसी भी प्रकार की कोई औषधि काम नहीं ले जा रही, इस डिवाइस को गर्भाशय में लगाया जाएगा। ये औषधि क्या करेगी, गर्भाशय की जो कोशिका है, इनर लेयर है, उनको ऐसा बना देगी, कोशिकाओं को ऐसा बना देगी, वो शुक्राणु का क्या करे, भक्षण करे। जैसे कोई शुक्राणु वहां पर पहुंचता है तो शुक्राणु वहां पर आकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा, कॉपर मोचक आयोडी। कॉपर मोचक आयोडी क्या होगी, ऐसी आयोडी होगी जिनको गर्भाशय में लगाया जाएगा, और वहां पर क्या मुक्त करती है, वो कॉपर आयन मुक्त करते हैं। और ये कॉपर आयन क्या करेंगे, शुक्राणु जो गतिशील है, उस शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगी, या उनको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल है क्या, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड C75, इस नाम से ये मार्केट में उपलब्ध होती है। तीसरी इसके अंदर बात करें क्या, वो आती है क्या, हार्मोन मोचक आयोडी। ये सही काम करेगी, हार्मोन रिलीज की जाएगी। ठीक है, अब इसका उदाहरण बात करें तो इसका उदाहरण है क्या, प्रोजेस्टा सल्ट और LNG20, इसके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कैसे आएगी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते डायरेक्ट कि आयोडी क्या होती है, इन्हीं 2 या 3 आयोडियों को क्या करो, समझाओ। या फिर ऑप्शन वालों में दे दे, या तिलगुरात में दे दे, तो ये दे सकता है कि कॉपर किस प्रकार की आयोडी है, प्रोजेस्टा सच किस प्रकार की आयोडी है, या LNG किस प्रकार की आयोडी है, निम्न में से हार्मोन मोचक आयोडी है। तो अपन ने ऑप्शन वगैरह देकर आपको पूछा जा सकता है। तो ये हो गई आपके क्या, आयु। 4 विधि अपने पास में हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5वीं विधि की। 5वीं विधि की बात करें तो वो आती है कौन सी, मुखीय। मुखीय बोले या फिर ओरल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि मुखीय गर्भ निरोधक। नाम से पता चल रहा है
मैं हमेशा बात करता हूँ कि बायोलॉजी में आधे से ज्यादा वर्ड ऐसे हैं जो नाम से उनकी डिटेल पता चल जाती है, मतलब ऐसे गर्भ निरोधक जिनको मुख के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि जो दवाइयां होती है, पिल्स होती है, वो क्या होती है, मुख्य गर्भ निरोधक होती है, जिनके अंदर किसकी मात्रा, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, दोनों को मिलाकर दिया जाता है। ये दोनों हार्मोन आगे जाकर क्या करेंगे, ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे कि बॉडी में एलएच और दूसरा कौन सा था इसका साथ वाला एफएसएच, उसकी मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसकी मात्रा को कम कर देने से क्या होगा कि पुष्टि का होगा निर्माण नहीं होगा, ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ दवाई जो पहले बनी थी उनको रोज लेना पड़ता था या प्रत्येक 7 दिन के दौरान लेना पड़ता था, लेकिन अभी अपन ने पढ़ा कि सीडीआरआई द्वारा क्या बनाई गई थी, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली बनाई गई है, जिसको केवल 21 दिन में एक बार लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट छठवा, इसी के जैसे आते हैं क्या, इम्प्लांट्स वाले, या कह सकते हैं अपन इंजेक्टेबल, अंतःक्षेपण वाले, इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल आईडी क्या होते हैं, इंजेक्टेबल आईडी का मतलब होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में लिए जाए। ठीक है, मान लो कि मुख्य गर्भ निरोधक नहीं लिया, मैथुन क्रिया हो गई, माना कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उस दौरान कितने दिनों के अंदर, 3 दिन के अंदर, या कह सकते हैं अपन कितने घंटे हो गए, 72 घंटे के अंदर अंदर ये दिए जाते हैं। काम इनके जैसा ही रहेगा, सेम, इनमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जो क्या करेंगे एंड्रोजन एफएसएच की मात्रा क्या कर देंगे, कम करेंगे। तो ये आते हैं क्या, अंत है क्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट इसका जन्म नियंत्रण के उपायों में, वो आता है क्या, शल्य क्रिया विधियां है। तो नेक्स्ट अपन सातवीं विधि की बात करें तो वो आती है कौन सी विधियां, शल्य क्रिया विधियां, ऑपरेशन वाली। ठीक है, इसमें दो आती है, एक तो आती है क्या, वैसेक्टोमी, और दूसरी आती है इसमें क्या, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, पिछले चैप्टर में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, वैसेक्टोमी का मतलब होता है कि इसके ये की जाती है नर में, ये की जाती है मादा में। इसमें क्या किया जाएगा, शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो वर्षण से और यहाँ से क्या निकल रही थी, शुक्र वाहिनी जो जा रही थी इसमें शुक्र राशि के अंदर, तो यहाँ से इसको यहाँ से काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाएगा। इसको भी इधर से क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या नहीं जा पाएंगे, शुक्राणु नहीं जा पाएंगे, शुक्राणु किसमें रह जाएंगे, वर्षण में ही रह जाते। तो इसको बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट अपन बात करें ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ये अपने पास में जो अंडवाहिनी थी मादा जनन तंत्र के अंदर, जो अपने अंडवाहिनी पढ़ा था, तो इसमें क्या किया जाएगा कि अंडवाहिनी के सिरों को काट करके यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बांध दिया जाएगा तो अपने पता है कि मादा जनन तंत्र में शुक्राणु या तो शुक्राणु या नहीं आ पाएंगे, या फिर कह सकते हैं अंडाणु आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। इसको बोलते हैं नसबंदी, इसको बोलते हैं क्या, नलबंदी। ठीक है, नलबंदी नसबंदी सबको अलग अलग, नस का मतलब छोटी नलिका, छोटी नलिका है, ये थोड़ी सी बड़ी नलिका है, इसको नलबंदी बोल दी, इसको क्या बोल दी अपन, नसबंदी बोल दी। तो ये हो गई क्या, जन्म नियंत्रण के अपने कुछ उपाय, जो आपको किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा के अंदर, बिना आपका टाइम खर्च किए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपन इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्वतः गर्भपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मतलब कि अगर जो भ्रूण है वो कितने, लगभग 28 सप्ताह से पहले, या कह सकते हैं जीवन क्षम होने से पहले, से पूर्व अगर नष्ट हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, स्वतः गर्भपात। 28वें सप्ताह से पहले अगर भ्रूण नष्ट हो जाए, जीवन क्षम होने से पहले अगर भ्रूण नष्ट हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, स्वतः गर्भपात बोलेंगे। क्या कारण हो सकते हैं इसके, इसके कारण देखो क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है भ्रूण के अंदर कोई भी विकृति,
दूसरा, अगर माता द्वारा कोई विषैला पदार्थ ग्रहण किया गया, विषैला पदार्थ का ग्रहण। तीसरा इसमें आ सकता है कोई स्व प्रतिरक्षा, किसी भी प्रकार की क्या हो सकती है इसमें स्व प्रतिरक्षा हो सकती है, भ्रूण के अंदर कोई विकृति हो सकती है, मादा द्वारा अगर कोई विषैला पदार्थ खाया गया है या किसी भी प्रकार की कोई प्रतिरक्षी रोग हो जाए तो उस वजह से क्या हो सकता है अबॉर्शन खुद अपने आप ही क्या हो जाता है गर्भपात हो जाता है। तो इसको और भी बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं मिसकैरेज, मिसकैरेज जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने क्या सब रहता है गर्भपात। अब आता है आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, एमटीपी। ये स्वतः गर्भपात था अपने आप में होने वाला, ये स्वयं की इच्छा से करवाया जाता है। एमटीपी का पूरा नाम होता है यहाँ पर, फुल फॉर्म भी आती है चैप्टर से बहुत सारी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से क्या करवाना, अबॉर्शन करवाना, क्या कहलाएगा, एमटीपी कहलाएगा। अब क्यों करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है, इसलिए करवाई जाती है अगर कि जो बच्चा पल रहा है माता के शरीर में, अगर वो दोनों के लिए खतरा हो, खुद के लिए भी और माता के लिए भी, तो उस समय क्या करवाई जाती है, एमटीपी करवाई जाती है। अपने टीवी वगैरह में सीरियल में से बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर बोलता है आकर के कि दोनों में से केवल एक को ही बचाया जा सकता है। ठीक है ना, आपने देखे हैं बहुत सारे सीरियल में ज्यादा ही होता है, मूवी वगैरह में जमा, लेकिन सीरियल में ये तो होता है, आता है डॉक्टर बाहर निकलता है बोलता है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है, फिर सबसे ऐसे जूम होते हैं अलग अलग कैमरे, अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा वो हाथ वाथ जोड़ते हैं, मंदिर में घंटियाँ बजती है, दीपक जलते हैं, और थोड़ी कुछ देर बाद देखते हैं तो माता भी जिंदा है और बच्चा भी जिंदा है। ठीक है, तो वो तो केवल सीरियल की बात है, अगर रियल में बात करें तो उनमें से केवल एक ही बचेगा, या तो माता या शिशु। तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि क्या करवाई जाती है, एमटीपी करवाई जाती है। ठीक है, और उसमें अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा कई केसेस और हो जाए, जैसे रेप वाले केसेस, बलात्कार वाले केसेस में अगर कोई स्त्री है या कह सकते हैं कोई भी लड़की है अगर गर्भवती हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करवाया जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। ठीक है, या फिर भ्रूण के अंदर कोई विकृति आ गई कि वो जिंदा नहीं रह सकता, उस समय भी अबॉर्शन करवाया जाता है। अब कब करवाई जा सकती है, ये तो हो गया क्यों। फिर बात करें कब करवाई जा सकती है, तो कब करवाई जा सकती है, 12 सप्ताह या कह सकते हैं 3 माह के अंदर अंदर, 12 सप्ताह या 3 माह के अंदर एमटीपी करवा सकते, उसके बाद करवाते हैं फिर वो दोनों के लिए हानिकारक बन जाता है। ये हो गई अपने क्या, एमटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, यौन संचालित रोगों की। यौन संचालित रोग का मतलब होता है, देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसे रोग जो यौन संपर्क से या मैथुन क्रिया से फैलते हैं, उन रोगों को कहा जाता है क्या, यौन संचालित रोग। इनमें से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब वो इतने ही पूछे जाते हैं ऑप्शन वगैरह के अंदर कि निम्न में से यौन संचालित रोग है या नहीं है। ठीक है, फिर भी अपन इनकी थोड़ी बहुत डिटेल देखें तो देखो, पहले नाम पे पहले नंबर पे दे रखा है आपने क्या, क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस जो रोग है उसका रोग कारक का नाम क्या है, क्लेमाइडिया। और इसके लक्षण क्या है कि जननांगों में खुजली या फिर क्या होता है वहां से स्राव होता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो रोग कारक है वो कौन है, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जो सबसे मेन लक्षण है वो क्या होगा, यकृत में सूजन आना, लीवर में शोथ होता है या यकृत शोथ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, गोनेरिया, जिसको दूसरा नाम क्या है इसका, सुजाक रोग भी इसको बोला जाता है, जो भी एग्जाम लगी थी हाफिज के अंदर या फिर बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। गोनेरिया, गोनेरिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर, निसेरिया। गोनेरिया का रोग कारक क्या होता है, निसेरिया गोनेरिया। और इसका भी जो लक्षण क्या है, स्राव और क्या होगा, जननांगों में दर्द होता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग, सिफिलिस। ये किससे होता है, ट्रिपोनेमा पैलेडियम से। इसमें क्या होगा, जननांगों पर छाले होंगे। नेक्स्ट आता है जेनाइटल हर्पीस, जो एक वायरस से होने वाला रोग है, जो किससे होगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। और इसका भी सबसे मेन लक्षण वो क्या है, जननांगों पर क्या होना, छाले होना। नेक्स्ट आता है आपके ट्राइकोमोनियसिस रोग। ट्राइकोमोनियसिस रोग जो होगा वो किससे होगा, इसका जो रोग कारक होगा वो क्या होगा, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। और इसमें क्या होगा, योनि मार्ग में सूजन आती है और वहां से क्या होता है,
स्राव होता है। और एड्स के बारे में आप जानते ही हो, पूरा नाम इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका जो रोग कारक वो वायरस है, कौन सा, HIV। 8वें चैप्टर में इसको डिटेल वाइज भी दे रखा है। और इसमें पता है आपको कि एड्स के खुद के कोई लक्षण नहीं होते, इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से बहुत सारे रोग एक साथ होते हैं, बहुत सारे एक साथ रोग होते हैं तो बहुत सारे लक्षण होंगे, और बहुत सारे लक्षण होते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या, सिंड्रोम। सिंड्रोम को हिंदी में कहा जाता है सलक्षण, यानी लक्षणों का समूह है। ये हो गया आपके क्या, यौन संचारित रोग। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी क्या, इनफर्टिलिटी, बोले तो बंध्यता। बंध्यता का मतलब होता है कि किसी भी दंपति द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा जनन करने की अयोग्यता, मतलब जनन करने में क्या है वो असक्षम है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, बंध्यता बोलते हैं। अब इस बंध्यता के कुछ कारण है, वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जो वीर्य है, वीर्य में शुक्राणुओं की क्या हो सकती है, कमी। वीर्य में शुक्राणु की कमी। दूसरा, जो शुक्राणु है, शुक्राणु में क्या नहीं होना, गतिशीलता, या शुक्राणु की गतिशीलता कम होना। अब शुक्राणु में अगर गतिशीलता कम रहेगी तो वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मान लो शुक्राणु गतिशील भी है लेकिन फिर भी निश्चित नहीं हो रहा, उसका कारण क्या हो सकता है, शुक्राणु का जो अंड भेदन क्षमता है, वो अंड भेदन क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जिससे शुक्राणु पहुंच तो जाते हैं अंडवाहिनी में लेकिन अंडाणु से निश्चित नहीं कर पाते हैं। चौथा इसका कारण हो सकता है कि जो मासिक चक्र है, उस मासिक चक्र का क्या हो जाना, अवरुद्ध हो जाना। अब जब मासिक चक्र ही अवरुद्ध हो गया तो अंडाणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा तो वहां पर निश्चित की प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट जो कारण आता है वो इसमें जन्मजात कारण आ सकता है, कुछ भी जन्मजात मतलब जन्मजात मतलब तो जन्म से ही इस प्रकार की इसमें कमी है जिससे कि वो नहीं क्या नहीं कर पा रहे, प्रजनन नहीं कर पा रहे। छोट छठवा जो है वो है क्या, कोई भी औषधीय कारण हो सकता है कि उसने किस प्रकार की कोई दवाई या ऐसा कोई रसायन खा लिया है जिसकी वजह से उसमें क्या आ गई, बंध्यता आ चुकी है। तो ये है कुछ बंध्यता के कारण जो आपके ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से बंध्यता के कारण है या नहीं है। ठीक है, अब इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है, इसको दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो बंध्यता को दूर करने के लिए जो तकनीकी अपनाई जाती है उसको शॉर्ट में बोलते हैं ART। ART का फुल फॉर्म होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोले तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिनके अपन डिटेल से बात करने क्या होती है, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जो जनन में सहायता करेगी। इसमें सबसे पहले पर बात करें किसकी, क्या, AI। AI, अब AI वो वाली नहीं है जो वर्तमान में चल रही है, यहाँ पर AI का मतलब है क्या, कृत्रिम वीर्य सेचन। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होगी, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वीर्य सेचन को बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन। ये उन लोगों के लिए काम में ली जाएगी जिनके वीर्य में या तो शुक्राणु की कमी है या उनकी शुक्राणु में गतिशीलता क्या है, कमजोर है। उसमें क्या किया जाएगा कि जो पति है उस पति से या पुरुष से क्या लेकर के वीर्य एकत्रित करके, वीर्य का क्या किया होगा, यहाँ पर एकत्रीकरण किया जाएगा पति से, और उनको कृत्रिम रूप से किसमें पहुंचाया जाता है, गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है या योनि मार्ग तक पहुंचाया जाता है। अब योनि मार्ग तक पहुंचाते हैं तो उसको नॉर्मली AI बोलेंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन बोलेंगे। लेकिन अगर उसको कहाँ पर पहुंचा रहे हैं, गर्भाशय तक अगर उसको पहुंचाया जा रहा है तो उसको शॉर्ट में बोला जाता है IUI। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि गर्भाशय तक वीर्य को पहुंचाना, अंत गर्भाशय वीर्य सेचन। अब इसी के अंदर दूसरी विधि जो आती है वो आती है क्या, IVF। IVF का मतलब यहाँ पर होता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन का मतलब क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का अगर संलयन किसमें करवाया जा रहा है, किसी पात्र में करवाया जा रहा है, पात्र की जगह पर क्या ले सकते हैं, कुछ भी परखनली या कोई भी क्या ले सकते हैं, पेट्री डिश ले सकते हैं, तो उसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन आईवीएफ। और ये तकनीकी बहुत ज्यादा वर्तमान में काम में ली जा रही है कि जो दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उनमें आईवीएफ तकनीक काम में ली जाती है। अब इस आईवीएफ तकनीक में होता क्या है, इससे पहले अपने को समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन, जो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर या पिछले चैप्टर में अपन ने बात करी थी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, देखो ये है अनवाहिनी, और ये है अनवाहिनी का कौन सा भाग, एम्पुला भाग। इस एम्पुला भाग में यहाँ पर क्या होगा कि अंडाशय से यहाँ पर अंडाणु छोड़ा जाएगा, यहाँ से गति करता हुआ कौन आएगा, शुक्राणु, और इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, निषेचन होगा। अब यही निषेचन अगर अपन किसी परत नली में प्रकार से, अगर किसी परत नली में या कह सकते हैं किसी पेटी डिश में अगर अपन करवा रहे हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब अपने को पता है कि निषेचन के बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो इस परत नली में पेटी डिश में जो युग्मनज बनेगा उसको वापस से उस माता के शरीर में क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाता है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि अपने को पता था कि युग्मनज में क्या होता है, क्लीवेज होता है यानी कि विदलन होता है, और युग्मनज विभाजन करता करता दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 कोशिका तक आगे भी बनाता रहता है। अब जब अगर युग्मनज 8 कोशिकाओं से कम ही है, 2 4 वाला ही है, तब उसको भेजा जाएगा किसमें, अन्नवाहिनी में। उसको भेजा जाएगा कहाँ पर, अन्नवाहिनी में। उसको बोलेंगे शॉर्ट में ZIFT। क्यों, क्योंकि नेचुरली भी 2 4 वाली कोशिकाएं वो कहाँ होती है, अन्नवाहिनी में होती है, तो इसलिए इसको भेजा जाएगा किसमें, अन्नवाहिनी में। और उसको बोलेंगे ZIFT। ZIFT का पूरा नाम क्या होगा यहाँ पर, जायगोट, क्योंकि युग्मनज को भेज रहे हैं किसमें, अन्नवाहिनी में। अंदर भेज रहे तो इंट्रा किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, तो फेलोपियन, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन अगर युग्मनज 8 कोशिका या इससे ज्यादा है तो उसको यहाँ नहीं भेजेंगे, उसको केवल गर्भाशय में भेजेंगे। अब गर्भाशय में उसको भेजेंगे उसको बोलते हैं IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ध्यान रखना ये IUT से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म आती है। केस कौन कौन सी देखो, एक पहले तो पढ़े अपन IUD, एक पढ़ा अपन ने IUI, ये क्या है IUT। IUD की फुल फॉर्म क्या थी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आई की फुल फॉर्म क्या थी, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IUT की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उससे युग्मनज को भेजा जाएगा और उसके बाद में 9 माह की अवधि तक भ्रूण का परिवर्तन इसी जगह पर होगा। नेक्स्ट टेक्निक की अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट टेक्निक भी यही आती है इसी में, उसका नाम भी तीसरी का IVF ही है, लेकिन वहां पर इस वी का अंतर है, क्या इसकी फुल फॉर्म होगी क्या, आई इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कि ऐसी महिलाएं जिनमें निषेचन तो हो सकता है लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो उनमें क्या किया जाता है कि निषेचन तो हो जाएगा माता के शरीर में। अब इसमें क्या होगा, देखो ये ए, ये पति हो गया, ये बी इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। इस पत्नी के अंदर शुक्राणु पहुंचे और यहाँ पर क्या बना, युग्मनज बना। लेकिन युग्मनज तो बन गया, लेकिन ये जो बी वाली जो महिला है ये गर्भ धारण नहीं कर सकती, गर्भ धारण करने योग्य इसका शरीर नहीं है। तो ये क्या करेगी, इस युग्मनज को किसी तीसरी महिला, जो सी महिला है, इस महिला के गर्भाशय में युग्मनज को ट्रांसफर किया जाएगा। और युग्मनज को जब पहुंचाया जाता है उसको बोलते हैं GIFT। चलिए आगे आएगा, युग्मनज को किस में पहुंचाया जाएगा, महिला के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। महिला की, जिस महिला के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है उस महिला को बोलते हैं क्या, सरोगेट मदर। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, सरोगेसी।
तो या तो युग्मनज बना करके महिला के शरीर में डाला जाता है या फिर शुक्राणुओं को इस महिला के शरीर में प्रवेश करवाया जाएगा और ये महिला उस इन दोनों के बच्चे को 9 महीने तक पालेगी और जैसे बच्चा होगा वो बच्चे को ए और बी जो दंपति थे वो उसको लेकर चले जाएगी। इसके बदले में इस महिला को कुछ राशि भी या कुछ पैसे भी इसको दिए जाते हैं। ये टेक्निकल आती है क्या, IVF। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथी प्रोसेस आती है, नेक्स्ट जो फोर्थ प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं अपन क्या, GIFT। GIFT का पूरा नाम यहाँ पर होगा क्या, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक को किस में भेज रहे हैं, अंडवाहिनी में भेज रहे हैं। ये किस में किया जाएगा, ऐसी महिला जो क्या कर सकती है, गर्भ धारण तो कर सकती है लेकिन क्या नहीं बन रहा उसमें, युग्मक नहीं बन रहे, मतलब क्या नहीं बन रहे, अंडाणु नहीं बन रहे, अंडाणु में नहीं बन रहे। तो उन महिलाओं के शरीर में उस अंडवाहिनी में, जो अंडवाहिनी है इस अंडवाहिनी में क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस पार्ट में किसको भेजा जाता है, अंडाणु को भेजा जाता है। इसलिए तो अंडाणु क्या है, गैमेट, इसलिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और उसके बाद में प्राकृतिक तरीके से या फिर कृत्रिम सेचन करवा करके उस महिला को गर्भवती बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, GIFT। नेक्स्ट और जो लास्ट प्रोसेस आती है इस चैप्टर की और इस टॉपिक की, वो क्या है, ICSI। ICSI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ICSI की फुल फॉर्म है क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि कोशिका द्रव्य में, किसके कोशिका द्रव्य में, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जाएगा कि किसी पति से या पुरुष से शुक्राणु को लेकर, वीर्य को लेकर उनको इंजेक्शन में भरा जाता है और किसके अंदर, अंडाणु को, अंडाणु के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, किसके लिए काम आएगा, ये उन लोगों के लिए काम आएगा जिनके शुक्राणु किसको अंड भेदन में क्या होते हैं, या अंडाणु को भेजने में क्या हो, असक्षम होते हैं, या अंड भेदन में क्या हो, असक्षम हो, तो उनके लिए ये प्रोसेस काम में ली जाती है। तो ये हो गई आपके क्या, बंध्यता को दूर करने की विधियां। ठीक है। नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में देखो जो भी फुल फॉर्म आई है, जो भी नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी फुल फॉर्म है उनको एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म है इसमें क्या, FPP। FPP की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, NRHM। NRHM की हिंदी में वैसे तो फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इंग्लिश में बोलेंगे N का मतलब है यहाँ पर नेशनल, R का मतलब है रूरल, H का मतलब है हेल्थ और M का मतलब मिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, RCHP। RCHP की हिंदी में फुल फॉर्म होती है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। R यानी है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, C का मतलब है चाइल्ड, H का मतलब है हेल्थ, हेल्थ केयर और P का मतलब है यहाँ पर प्रोग्राम। MTP, MTP पे अभी अपने पढ़ा, MT का फुल फॉर्म होगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में बोलते हैं इसको सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ART हिंदी में बोलते हैं ART को सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। AI की फुल फॉर्म होती है पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हिंदी में बात करें तो कृत्रिम वीर्य सेचन। नेक्स्ट है यहाँ पर IUI। IUI का मतलब होता है यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन
यही आ जाएगा वापस से इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है ZIFT। ZIFT होती है पर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट अपन बात करें IUT। IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। नेक्स्ट आता है GIFT, इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट या गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन, वही आ जाएगा क्या, ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है ACSI इंट्रा साइटोप्लाज्म, एस का मतलब स्पर्म, आई का मतलब इंजेक्शन। नेक्स्ट है IUD, जो पहले आई थी है। IUD का फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशय युक्तियां। STD ने पढ़ा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग। WHO सबसे शुरुआत में पढ़ाई था अपन ने क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का नाम आप कमेंट्स में बताएं। ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको इसमें कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।